हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग अपने यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए जो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में आ चुके हैं। ऑलरेडी आप लोगों को 5 प्रैक्टिस सेट कराया जा चुका है, जाकर आप उनको देख सकते हैं हमारे सरकारी रोजगार चैनल पर। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित भाषाओं में एक सेकेंड निम्नलिखित ए, निम्नलिखित भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? तो पैशाची बोली से क्या राजस्थानी का है, गुजराती का है, पंजाबी का या फिर बंगाली का? तो जो है अपभ्रंश की जो है पैशाची बोली से किस भाषा का जो है संबंध है? तो आपके जो है पंजाबी भाषा जो है इसका संबंध अपभ्रंश के पैशाची बोली से है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि कंठ तालव्य वर्ण कौन सा है? तो कंठ तालव्य वर्ण की बात करें, क्या ऊ है, र और स है, ए ऐ है, आ है? तो कंठ तालव्य, कंठ और तालु से, तो ऊ किससे है? ओष्ठ से है। र और स, तो र और स को छोड़े ए ऐ की बात करें तो ए और ऐ जो है वो किससे बोले जाते हैं? तो ए और ऐ की बात करें तो ये कंठ और तालव्य ध्वनि है। किससे? कंठ और तालव्य से ए और ऐ बोले जाते हैं। आ की बात करें तो ये कंठ से बोले जाते हैं। वहीं बात करें देखो र, य, र, ल, व, तो ये किससे बोले जाते हैं? तो ये आपके र, री, र, एक सेकेंड, कंठोष्ठ, कंठ से क्या है? क वर्ग और विवाह यानी विसर्ग, तालव्य री र स, हाँ, तो री र स तो किस में आते हैं? तालु में र और स आते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आती है। वाक्य जो है इसमें किस प्रकार की संख्या है? तो प्रतिवर्ष जो है नदी में बाढ़ आती है, क्या व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, फिर गुणवाचक? तो जो है नदी में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, तो नदी यहाँ पर क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। नदी के जैसे और नदी हो सकते हैं। भाववाचक को प्लेट में परोसा नहीं जा सकता है, यह जो है भावनाओं को व्यक्त करता है। गुणवाचक में गुण की बात किया जाता है। व्यक्तिवाचक जो होता है एक होता है और सदैव एक वचन होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि दिए गए विकल्पों में ज्ञानवती का पुल्लिंग जो है वो शब्द छाटिए। क्या ज्ञानवत हो जाएगा, ज्ञानवान हो जाएगा, ज्ञानयुक्त हो जाएगा, फिर ज्ञान देह हो जाएगा? तो जो ज्ञानवती जो है इसका पुल्लिंग शब्द क्या हो जाए? तो ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द का ज्ञानवान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्ञानवान जो होगा ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। इसके साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है? तो बहुवचन का जो कौन सा विकल्प, क्या विधियां हैं, रीतियां हैं या फिर नीतियां हैं? तो बहुवचन का कौन सा विकल्प जो है वो जो है अनुचित है। तो जो रीतियां और नीतियां हैं ये दोनों हैं जो अनुचित विकल्प, बाकी विधियां और ये छोटी रीतियां जो है ये सही है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद में हम जो है वो क्या है? निजवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक है या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो निजवाचक में अपना और स्वयं लगता है, पुरुषवाचक में जो है सभी पुरुषवाचक मैं तुम ये सब होते हैं, तो ये क्या हम क्या है? एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में जो होता है ये वे इस ये ऐसा ये सब होता है निश्चय। अनिश्चयवाचक में कुछ और कोई का प्रयोग होता है। सर्वनाम के भेद की बात करें तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? तो बात करें कौन सा विशेषण शब्द इनमें से नहीं है, तो आप लोग बताइए कि कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? क्या लजीला नहीं है, लाडला नहीं है, लांछन नहीं है, फिर लापता नहीं है? तो विशेषण शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो बात करें विशेषण शब्द की, तो इसमें जो लांछन है वो विशेषण शब्द नहीं, ये भाववाचक संज्ञा है। लजीला जो है ये विशेषण है, लाडला भी विशेषण और लापता भी विशेषण है, जबकि लांछन जो है एक विशेषण शब्द नहीं जो कि भाववाचक संज्ञा है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से सकर्मक, एक सेकेंड,
निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया को छांटिए। क्या चलना होगा, सोना होगा, मुस्कुराना होगा या फिर लिखना होगा। तो सकर्मक क्रिया यानी जिसके साथ कोई कर्म हो। तो चलना क्या है, एक सकर्मक क्रिया नहीं। सोना है सकर्मक क्रिया है नहीं। मुस्कुराना सकर्मक क्रिया नहीं। लिखना क्या है, एक सकर्मक। मैंने क्या लिखा, पत्र लिखा, बुक लिखा या कुछ भी लिखा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखना एक सकर्मक क्रिया, बाकी ये तीनों अकर्मक क्रिया हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। तो ठीक समय पर क्या कर्म कारक है, करण है, संप्रदान है या फिर अधिकरण है। तो ठीक समय पर आ जाना में क्या है, अधिकरण कारक है। समय पर जो है अधिकरण में और पर होता है, संप्रदान के लिए होता है, करण के किसी का जो है किसी के द्वारा होता है, कर्म कर्ता ने कर्म को होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल का भेद नहीं आता है। भूतकाल के भेद में कौन सा नहीं है। क्या संभाव्य नहीं है, अपूर्व नहीं है, पूर्ण नहीं है, फिर सामान्य नहीं है। तो भूतकाल के भेद की बात करें तो जो संभाव्य भूतकाल नहीं होता है, बाकी ये तीनों भूतकाल के भेद होते हैं। भूतकाल 4 प्रकार का होता है, अपूर्व, पूर्ण, सामान्य और जो है वो कौन सा एक संभाव्य नहीं होता, वहाँ पर हेतु एक और होता है, याद नहीं आ रहा है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक का उदाहरण है। तो भाववाचक का उदाहरण मैंने पुस्तक पढ़ी, तू पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है, धूप में नहीं चला जाता है। तो भाववाचक का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो भाववाचक के उदाहरण की बात करें तो धूप में नहीं चला जाता। जब किसी में असमर्थता की बात हो तो वहाँ जरूर ही भाववाचक जो होता है वो होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि राम धीरे धीरे पढ़ता है। क्या राम जो है धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है। तो राम धीरे धीरे पढ़ता है में क्या संबोधन अव्यय है, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है या फिर विस्मयादि बोधक है। तो राम धीरे धीरे में तो धीरे धीरे क्या है, एक अव्यय है, इसमें कौन सा जो है वो अव्यय है। तो ये बात करें तो ये क्रिया विशेषण अव्यय है। कैसा है, क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम शब्द की बात करें तो क्या माँ है, मछली है, केला है या फिर अमूल्य है। तो निम्नलिखित में से तत्सम शब्द जो है इनमें से कौन सा है। तो तत्सम शब्द की बात करें जो अमूल्य है वो क्या है, एक तत्सम शब्द है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि फलों के नामों में कौन सा फारसी भाषा का है। तो फारसी भाषा का क्या आम है, जामुन है, केला है या फिर अंगूर है। तो फारसी भाषा के शब्द की बात करें फलों के नामों में तो कौन सा है। तो जबकि अंगूर है ये एक फारसी भाषा का शब्द है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अरड़ो शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। क्या समुद्र का है, हाथी का है, आकाश का या फिर ईश्वर का। तो अरड़ो जो शब्द है वो आपका एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। आप लोग हमें आकाश की बात करें तो नीर हो गया, गगन हो गया, ईश्वर की बात करें तो भगवान हो गया, गॉड हो गया, ये सब क्या ईश्वर का। आप लोग हमें हाथी का गज होता है, एक और दो आप लोग पर्यायवाची शब्द कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि आकाश का विलोम क्या होगा। तो आकाश का क्या धरती होगा, पाताल होगा, अनर्थ होगा, फिर अनग होगा। तो आकाश के विलोम शब्द की बात करें तो आकाश का विलोम पाताल हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश है। अकेक्षक के लिए क्या गोद में खेलने वाला बच्चा है, अंकों के साथ खेलने वाला है या फिर आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला है या फिर अंकों की गणना करने वाला है। तो अकेक्षक की बात करें तो इसका जो है वाक्यांश के लिए जो है एक शब्द अकिंचक है। इसका वाक्य क्या होगा तो आय व्यय की गणना की जांच करने वाले आंकड़ों को क्या कहते हैं, अकिंचक कहते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अरण्य जो है अरण्य रोदन का अर्थ है। अरण्य रोदन क्या है, जोर जोर से रोना होता है, जंगल में चुपचाप रोना होता है, अकेले में बैठकर रोना या फिर व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना है। तो अरण्य रोदन की बात करें तो अपनी जो है व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। एक सेकेंड। अगला प्रश्न हमारा है कपट और कपाट का अर्थ क्या है। तो कपट और कपाट की अर्थ की बात करें धोखा और दरवाजा है, धोखा और दरवाजा है, धोखा और दरवाजा है, धोखा और दराज है या फिर धोखा और दराज है। तो कपट और कपाट के अर्थ की बात करें तो कपाट मतलब क्या होता है, दरवाजा होता है।
इतना जान लीजिए, कपाट मतलब क्या हो जाएगा, दरवाजा। तो कपट क्या हो जाएगा, कपट दरवाजा और धोखा होगा, क्या होगा, धोखा और दरवाजा जो इसका सही अर्थ हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कहावत शब्द जो है प्रयुक्त प्रत्यय क्या है। कहावत में क्या हावत प्रत्यय है, वत है, कह या फिर आवत है। तो कहावत को जब अलग करेंगे तो कह प्लस आवत होगा, क्या होगा, कह प्लस आवत होगा। तो इसमें प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, तो आवत प्रत्यय जो है इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सरयुर्मी जो है में कौन सी संधि है। तो सरयुर्मी में क्या दीर्घ संधि है, यड़ संधि है, व्यंजन है या फिर गुण संधि है। तो सरयू उर्मी में जो है कौन सी संधि है, तो इसमें आपका दीर्घ संधि है। कौन सी, सरयू प्लस उर्मी। तो सरयू को ऐसे लिखते हैं, सरयू, इसमें छोटा ऊ होता है सरयू, सरयू नदी, उस प्लस उर्मी जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है, तो सरयुर्मी हो जाता है। तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि आमरण में कौन सा समास है। आमरण यानी जो मर न हो, जो जिसकी मृत्यु न हो, तो आमरण उसको बोलते हैं। आमरण में क्या तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, द्वंद्व है या फिर द्विगु है। तो आमरण में समास की बात करें तो आमरण में आपका जो है अव्ययी भाव समास है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अर्थ के आधार पर वाक्यों की भेद बताइए। तो क्या 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं या फिर 8 होते हैं। तो अर्थ के आधार पर जो है वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उन्होंने कहा जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो क्या सर्वनाम संबंधी है, संज्ञा संबंधी, क्रिया संबंधी या फिर विशेषण संबंधी। तो उन्होंने कहा जाना है या कि उनको कहा जाना है, तो यहाँ पर क्या है, सर्वनाम संबंधित जो है वह क्या है, त्रुटि है। किस संबंधित है, तो सर्वनाम संबंधित यहाँ पर त्रुटि है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी क्या, कवयत्री का है, घनिष्ठ का है, चिन्ह का या फिर ईसा का है। तो बात करें जो है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की, तो जो है घनिष्ठ जो है यह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सोहत कर नवनीत लिए उपयुक्त में खाली स्थान जो है पंक्ति में रस है। उपयुक्त पंक्ति में क्या श्रृंगार रस है, रौद्र है, शांत है या फिर वात्सल्य है। सोहत कर नवनीत लिए, इसमें कौन सा रस है, तो इसमें रस की बात करें तो इसमें वात्सल्य यानी मात्र जो प्रेम है कौन सा रस है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किस छंद में विषम पदों में 11 और सम पदों में 13 मात्राएं होती है। क्या सोरठा में, रोला में, चौपाई में या फिर दोहा में। बात करें जो है विषम पद में, यानी पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं जो होती हैं वह सोरठा में होती है। किस में होती है, सोरठा में। दोहा में जैसे इसका उल्टा होता है, प्रथम और तीसरे में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सागर सा गंभीर हृदय हो में कौन सा अलंकार है। तो सागर सा, सी सा सम सरिस का जब उपयोग होता है तो क्या संदेह होता है, श्लेष है, उपमा या फिर यमक है। तो जब सी सा सम सरिस का उपयोग होता है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार होता है। यमक में क्या है, 2 शब्द एक जैसे होते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि रामचरितमानस के कितने खंड है, कांड है। तो क्या 7 है, 12 है, 5 है या फिर 8 है। तो रामचरितमानस की बात करें इसमें कांडों की संख्या कितनी है, तो इसमें कुल 7 कांड है। कितने कांड है, रामचरितमानस में 7 कांड है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा काव्य रचना से है कि वैदेही वनवास जो है किसकी रचना है। बात करें वैदेही वनवास रचना की तो क्या यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, रामधारी सिंह दिनकर की है, मैथिली शरण गुप्त की है या फिर श्रीधर पाठक की है। तो बात करें वैदेही वनवास रचना जो है वो किसकी है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो है वैदेही वनवास रचना है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि हिंदी अकादमी का जो है सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था। क्या तुलसीदास को, रामचंद्र शुक्ल को, डॉक्टर रामविलास शर्मा को या फिर डॉक्टर विष्णु प्रभाकर को। तो जो है हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था, तो प्रथम सलाका पुरस्कार जो 1986 में जो है वो आपके किसको दिया गया था, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को दिया गया था। डॉक्टर रामविलास शर्मा को यह प्रतिष्ठित सम्मान सन 1986-87 में जो है वो दिया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि गुरुजी मेरा खाली स्थान स्वीकार करें, उपयुक्त शब्द चुनिए। क्या अभिनंदन, स्वागत,
अभिवादन या फिर अभियाचन। तो गुरु जी खाली स्थान मेरा स्वीकार कीजिए, क्या? अभिवाचन स्वीकार कीजिए। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा गद्यांश पे आधारित है, तो पहले हम लोग अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। संस्कृति और सभ्यता दो अलग अलग चीज़ें हैं। सभ्यता वह है जो हमारे हमारे पास है और संस्कृति वह है जो हम स्वयं है। मनुष्य ने जो कुछ भी भौतिकी प्रगति और वह सभ्यता के अंतर्गत आती है, जैसे मकान, मशीनें आदि। इसके विपरीत संस्कृति हमारे आंतरिक गुणों, विचारों, व्यवहारों का नाम है। संस्कृति कभी खत्म नहीं होती, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती रहती है। भारत की संस्कृति सहिष्णुता और उदारता का संदेश देता है। इस गद्यांश के आधार पर अब हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि 33 नंबर पहले प्रश्न देखेंगे। गद्यांश के अनुसार सभ्यता क्या है? जो हम स्वयं हैं, जो हमारे पास है, आंतरिक गुण है या फिर केवल विचार है। तो सभ्यता क्या है? तो जो हमारे पास है। क्या है सभ्यता? जो हमारे पास जो है स्वयं है, वो क्या है? हमारी सभ्यता है। वहीं बात करें संस्कृति का हस्तांतरण कैसे होता है, तो मशीनों द्वारा होता है, भौतिक प्रगति से, पीढ़ी दर पीढ़ी या फिर केवल पुस्तकों के द्वारा। तो जो है संस्कृति का जो हस्तांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संस्कृति का मुख्य संदेश क्या है? तो सहिष्णुता और उदारता है। वहीं बात करें 36 नंबर प्रश्न के, मकान और मशीनें किसके अंतर्गत आते हैं? तो सभ्यता के अंतर्गत जो है मकान और मशीनें आती हैं। इसी के साथ आज के अंतिम प्रश्न पर पहुंच गए हैं। अंतिम प्रश्न हमारा है कि गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक की बात करें तो क्या होगा? संस्कृति और सभ्यता जो होगा गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक होगा। इसी के साथ आज का यह प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।